थैंक यू जी, सर। एक हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखेंगे और एक vygotsky की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी देखेंगे। ये दोनों थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर ये दोनों थ्योरी का एक बड़ा किरदार है। ठीक है। और इसका कंसेप्ट वैसे ही अपनी पेडागोजी के अंदर, अपनी लाइफ की एप्लीकेशन के अंदर इनका बहुत इस्तेमाल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन प्याजे ने दी। जीन प्याजे जो है, ये बेसिकली इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो इसने किए थे अपने भांजों के ऊपर और अपने बच्चे, तीन बच्चों के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। यानी इसने कोई बड़ी चौड़ी स्टडी नहीं की थी कि इसने कोई 10 20 बच्चे या 50 100 बच्चे लिए और उनको देखा कि ये इनकी कैसे डेवलपमेंट हो रही है। जस्ट तीन बच्चे थे, तीन बच्चों के ऊपर इसने स्टडी की और उसकी बुनियाद पे उसने उनको ऑब्जर्व किया, उनको पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, और उसके मुतालिक चीज़ें नोट करता आया। और बाद में इसने इसको राइट करके जो है पब्लिक किया, और तो इसकी बातों को सराहा गया। और समहाउ देखा गया कि ये हर बच्चे के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इस वजह से इसकी जो है वो साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर इसका एक नाम निकल गया। ठीक है। जीन के आगे बेसिकली ये स्विस था, स्विट्जरलैंड, और साइकोलॉजिस्ट था। और ये कुछ इसके अंदर जो मैंने यहाँ बातें लिखी हैं नोट्स के अंदर, ये हर टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तमाम टर्म जो बोली जाएंगी वो इम्पोर्टेंट है। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। रेडिकल कहते हैं थोड़ा, जैसे कहते हैं कि बड़ा रेडिकल शिद्दत किस्म का, ठीक है, शरीर किस्म का। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, यानी ये कहता था कि बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे अपना नॉलेज खुद बनाते हैं। ठीक है। ये जो हम दो तरह से नॉलेज लेते हैं ना, एक मतलब छोटे बच्चे, या तो वो किसी से सीख रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं, बाबा को देखा, मम्मा को देखा, उनको देख के और फिर वो काम कर रहा होता है। और एक होता है कि बच्चा अपनी सोच के मुताबिक खुद काम कर रहा होता है, जो उसको जेन में आता है ना वो काम कर देता है, जिसकी तरफ अपनी उसकी दिलचस्पी होती है वो काम करते हैं। तो जीन कार्गे कहता था कि ये बच्चे जो है रेडिकल, ये रेडिकल कंस्ट्रक्ट था, ये कहता है बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं। दूसरा ये बायोलॉजिस्ट भी था, और एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम था, नॉलेज क्रिएट करना, बायोलॉजिस्ट था। और फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। 1896 के अंदर ये पैदा हुआ और 1980 के अंदर जो है वो इसकी डेथ हुई। और इसने जो स्टेजेस दी हैं, और स्टेज डेवलपमेंट स्टेजेस भी बोलते हैं, इसके अंदर वो क्या कहता है कि मतलब इसने बच्चों को ऑब्जर्व किया 14 15 साल तक। और इसने ये बात भी कही कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, शुरू में जब बच्चा होता है उसकी अपनी समझ कोई नहीं होती, ऐसा ऐसा बच्चे की समझ डेवलप होती है, और अनटिल के वो 15 20 19 साल का हो जाता है, तब तक के उसकी जो है ना ये चीजें उसके साथ रहती हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, जब भी कहीं बात आए तो कौन कहता है कि चाइल्ड जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, चाइल्ड अपना नॉलेज खुद क्रिएट करता है, तो जीन पियाजे कहता है। इसने लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। ठीक है, पहली दफा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ये कहता है लर्न बाय एक्टिविटी, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। ये जॉन डेवी इससे मुतासिर था। और इसके अलावा बाकी हम देखते हैं कि किस किस से मुताबिक है। जस्ट 1 मिनट, अलार्म बजता रहेगा, हम इसको ऑफ करेंगे। जी। अच्छा जी। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है कि बच्चे जो है वो इंक्वायरी करते हैं, तजस्सुस होता है उनको हर चीज़ के हवाले से, हर चीज़ को वो बच्चे खुद एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा ये एक और बात कहता है कि बच्चे और बड़े, इनकी जो सोचने की क्वांटिटी है वो सेम है। यानी जितना मिसाल के तौर पे एक बंदे के जेन के अंदर 65,000 जो है वो ख्यालात एक दिन के अंदर आते हैं। ठीक है। और वो कहता है कि बच्चे के अंदर भी एक दिन के अंदर 65,000 ख्यालात आएंगे। यानी जो जितना एक बड़ा आदमी सोचता है उतना छोटा बच्चा भी सोचता है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। यानी बच्चे के थॉट होंगे कि मुझे जो है ना वो दूध मिल जाए, ये मुझे मारेंगे, ये फलां जो है ना वो जो है डराती है, ये फलां गर्म है। अब बच्चे की ये क्वांटिटी सेम होगी, जितना बड़ा आदमी सोच रहा होगा उतना छोटा बच्चा भी, जितने बड़े आदमी के जहन के अंदर ख्यालात आते हैं ऐसे छोटे बच्चे के जहन के अंदर भी ख्यालात आते हैं, लेकिन बस ये क्वालिटी का फर्क होगा। ठीक है। इसके अलावा ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये हमने वगोत्सकी में भी देखना है। वगोत्सकी
और ये स्पीच की बात करते हैं कि खुद से बातें करना, यानी हम ना समटाइम हम बड़े भी हो गए हैं ना, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं समझा रहे होते हैं, यार मुझे ये कर लो वो कर लो। इस जो सेंटेंस स्पीच में ये होता है कि वो अपने आप को, बच्चा अपने साथ बातें कर रहा होता है, खुद को किसी चीज से ट्रायल करना, खुद को कहना कि ये वाला इसका। तो ये जो सेंटेंस स्पीच है मतलब ये इसको थोड़ा कम अहमियत देता है, ये जिन चार्जेस यहाँ है इसको सेंटेंस का नाम देते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं डिवाइड मतलब डिसकंटिन्यूअस, वर्ड्स की चाहेगा ये कंपेरिजन हम वहां भी करेंगे। तो ये कहते हैं डिस्टेंस मतलब ये है कि 2 साल तक कुछ चीजें सीखेगा, 2 से 7 साल तक सीखेगा, 7 से 11, 11 से 19। तो ये डिस पीरियड कहता है कि यानी स्टेजेस बन गए हैं, इस स्टेज के अंदर इतनी चीजें पूरी होना जरूरी है, अगली स्टेज के अंदर इतनी, जैसे आप गेम वगैरह के लेवल इस तरह समझ लो। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट है इसका, कहता है कि पहले जहन के अंदर ख्याल आता है फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, यानी जबान बाद में आती है, पहले उसके मुताबिक ख्याल आता है। ठीक है, इसके बाद भी 4 इसमें चीजें बताई हैं फैक्टर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के, एक कहते हैं मैच्योरेशन, हम कहते हैं मेच्योरिटी। ये क्या है कि मेच्योरिटी जो है वो एक एज आती है, जितनी किसी की एज ज्यादा होगी उतनी उसके अंदर मेच्योरिटी ज्यादा होगी, यानी बायोलॉजिकल रेडनेस, जितनी एज के अकॉर्डिंग वो रेडनेस आती है। तो एज के अकॉर्डिंग मतलब इस चीज को, यानी अगर 16 साल वाला बच्चा को जो हमने चीजें पढ़ानी है, अगर उसकी एज 12 साल है तो वो 16 साल वाली तालीम नहीं ले सकेगा, यानी हर चीज एक खास एज के लिए डिजाइन शुदा होती है, तो वो एज से ही इसकी रेडीनेस होगी। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रेडीनेस का, उसके पढ़ा नहीं, अब दोबारा यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। जो उसकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, तो लॉ ऑफ रेडीनेस है उसके अंदर, 3 लॉज एंड प्राइमरी, एक लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके अंदर हम जो कहते हैं ना लॉ से वो बच्चा रेडी है, इस रेडी से मुराद ये है कि बच्चा मोटिवेटेड है कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ जो रेडी है मेच्योरिटी है, इससे मुराद ये है कि वो एज उसकी उसके अकॉर्डिंग है कि वो लर्न कर सके। एक जो चीज मैंने थर्ड लाइफ की बताई है वो थ्योरी के अंदर मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सपीरियंस की बात करता है कि बच्चे जो है ना एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनके, सोशल रिलेशन बच्चा बिल्ड करता है, लेकिन ये सोशल रिलेशन को बहुत कम इंपॉर्टेंट देता है इसके मुकाबले के अंदर रोबोट्स के अंदर। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन होता है कि बड़ी काम स्टेज है, यानी जिसमें कोई फर्क ना पड़े, यानी अडॉप्टेशन के इनबैलेंस टू बैलेंस, यानी यहाँ पे जो चीज पहले जानता है उसी तरह की चीज नहीं मिली, यानी वो बैलेंस स्टेट के अंदर अपने आप को रखता है, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ये हम इसको भी बाद में देखते हैं, तो इसके अंदर ये अडॉप्टेशन, रिकॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा ये होता है कि स्कीमा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके घर के अंदर कपबोर्ड है, अलमारी है, उसके अंदर आप प्रॉपर हर चीज जो है जोड़ के रखनी है, ये जूते के डब्बे पड़े हैं, ये कपड़े पड़े हैं, ये फलां चीज, हर चीज जोड़ के रख रही है। इसी तरह जो स्कीमा है ये पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग लगी नॉलेज की भी हमने है ना जगह बना के रखी है अपने माइंड के अंदर, अलमारियां बनाई हुई हैं कि जहाँ पे या ये जानवरों के मुतल्लिक है या फलां चीज के मुतल्लिक, हर चीज की हमने नॉलेज जो है ना वो जोड़ के रखा हुआ है। तो 1926 के अंदर ये जो जीन चार्जर ये जो टर्म है कीमत इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसका मतलब ये कि हर चीज प्रॉपर एक तरतीब के साथ हमने अपनी जो है वो माइंड के अंदर रखी हुई है। तो इसको अडाप्टेशन क्या कहता है, दिस इज बेसिकली एडजस्ट। अब इसके दो चीजें हैं, एक तो अडाप्टेशन, अडाप्टेशन साढ़े दो निकलती हैं, अकोमोडेशन अकोमोडेशन। तो अडाप्टेशन बेसिकली है क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट है। अडॉप्टेशन बेसिकली एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट कैसे होती है, या अजमिलेशन के जरिए होगी या अकोमोडेशन के जरिए होगी। अजमिलेशन क्या है, ये बहुत, ये जो अजमिलेशन अकोमोडेशन, ये कंसेप्ट आपने जरूर ध्यान में रखनी है, ये बहुत बुलाने वाले और जो है वो तंग करने वाले हैं, समझ लो, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अजमिलेशन क्या है, अजमिलेशन ये है कि एक चीज के मुतालिक मैं जानता हूँ, उसी तरह की मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली है, तो मैं जो पहले जानता था वो मेरी पहले वाली जो मालूमात हैं वो गलत साबित नहीं हुई, या मुझे उसके अंदर कोई तब्दीली लेके आनी नहीं पड़ी, या मुझे उस जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके लिए कोई नई अपने अंदर सारी एक अलमारी है तो नई अलमारी नहीं बनानी पड़े, तो यानी कि यार ये वाली जो है ना ये चीजें इस अलमारी पहले वाली मैंने एक नई अलमारी बनाता हूँ उसके अंदर ये चीजें रखूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बात को समझे, मैं दोबारा इसको दोहराता हूँ। जमीलेशन ये होता है एक चीज के मुतालिक मैं जानता हूँ, और मुझे जो किसी ने नई इन्फॉर्मेशन दी, और जो नई इन्फॉर्मेशन दी या तो मैं पहले उसके मुतालिक जानता था, ठीक है, या मेरी वो जो उस इन्फॉर्मेशन को मैंने पहले वाली इन्फॉर्मेशन के अंदर शामिल किया, तब भी मेरी पहले वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कोई नहीं हुई, कोई उसके लिए रुकावट नहीं बनी, कोई मेरे लिए मसला नहीं बना, आसानी से उसी अलमारी के अंदर मैंने चीजें रख ली, तो ये मेरी जमीलेशन हो जाएगा। इसको मिसाल के तौर पर मुझे देते हैं, अकोमोडेशन करके ठीक मिसाल देते हैं। अकोमोडेशन ये होता है, मैं एक चीज के मतलब पहले जानता हूँ, मुझे किसी ने नई मालूमात दी, तो जो मेरी पहली मालूमात थी उसके अंदर और जो नई मुझे मालूमात मिली है उसके अंदर फर्क है, मुझे अपने इसके लिए एक नई जगह बनानी पड़ी
कि जो नई इंफॉर्मेशन है उसको हजम करने के लिए, उसको रखने के लिए नई जगह बनानी पड़ी, या उसको पुरानी जो चीज थी, जो नॉलेज था, जो पुरानी चीज थी, उसको तब्दील करना पड़ा, उसको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना पड़ा। तो ये वाला अकोमोडेशन है, ये वाला अकोमोडेशन। अब इसकी मिसाल देखते हैं कि मेरा बच्चा है, उसने जो है ना वो कैट देखी, तो उसे पता था कि हमारे घर में ही आती है, ये कैट है। और उसको उसका एक स्कीमा बना हुआ था कि इसकी चार टांगें होती है, ये म्याऊं करती है, इस तरह उसने याद रखा हुआ था। अब घर से बाहर निकले तो उसने एक और देखी इसी तरह की चीज, उसकी चार टांगें हैं, और वो कहता है कि बाबा वो कैट, दिस इज अ बिग कैट। कहते बेटा कैट नहीं है, ये डॉग है। ये जिसकी चार टांगें होती हैं, लेकिन ये कैट से थोड़ा बड़ा होता है, और ये ना बार्क करता है, ये म्याऊं नहीं करता। अब बच्चे जो है ना वो उसे अपने पुराने स्कीमा के अंदर नई तब्दीली करनी पड़ी, यानी जो पुरानी उसकी मालूमात थी, जो जानता था, इसके अंदर उसने कुछ इजाफा किया। कोई उसे उसको साइड पे करके नई मालूमात शामिल की कि अगर इस तरह का होगा तो डॉग होगा, अगर इस तरह का होगा तो कैट होगा। यानी उसने पुरानी इंफॉर्मेशन को तब्दील किया है। तो जब बात आ गई मॉडिफिकेशन की, तब्दील, एडजस्टमेंट की, मैनिपुलेट की, चेंज की, तो उस तरह वो अकोमोडेशन होता है। इसकी यहाँ पे देखिए, अगर अजमिलेशन के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक चिड़िया है, तो मैं बच्चे को बेटा जैसे स्पैरो और ये फ्लाई करती है, उड़ती है। अब बच्चे को एक दूसरा परिंदा आ गया, कौवा आ गया, मेरे बेटा दिस इज आल्सो बर्ड एंड दिस इज आल्सो फ्लाई, ये भी परिंदा है, ये भी। बच्चे ने अपने स्कीमर के अंदर रख लिया, हाँ जी ये भी परिंदा है, ये छोटा बड़ा ये परिंदा है, बड़ा परिंदा है। लेकिन बच्चे को कुछ तब्दीली नहीं करनी पड़ी, बस बच्चे को तो लग गया कि वो भी उड़ती थी, ये भी उड़ती है, वो ये परिंदा है, ठीक है। अब ये रेगुलेशन होगा तो लिबरल सुकून में रहेगा। लेकिन अब वो जहाज बनने लगा ऊपर से, उसे कहा वो भी दैट इज अ बर्ड, वो भी फ्लाई कर रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो बर्ड नहीं है, वो जहाज है, वो एक इंसान उड़ाता है। और वो, अब मैं बच्चे को समझा रहा हूँ, इसका मतलब बच्चे को जो पुराना स्कीमा था ना, उसके अंदर उसको तब्दीली लेके आनी चाहिए। उस एकदम चला गया कि अच्छा ये हवा के अंदर कुछ और इंसान भी होते हैं, ये मतलब उसका कोई इस तरह की थॉट चला गया। तो डिस चीज में गया, फिर उसने वो नया स्कीमा क्रिएट किया कि ये जो है ना इस तरह की चीज हो जिसकी आवाज आए, ये वाले जहाज होते हैं, और ये परिंदे नहीं होते जहाज, तो उसकी अकोमोडेशन इससे करनी है। उम्मीद है ये बात तो कि कुछ ना कुछ आपको जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम यही होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर वो बैलेंस स्टेट के अंदर होता है। और डिसइक्विलिब्रियम जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहले वो नहीं जानता, तो डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। अब आ जाते हैं जीन के आगे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस के अंदर। पहली स्टेज जो है वो क्या है, 0 से लेकर 2 साल तक, इसे सेंसरी मोटर। दूसरी 2 से लेकर 7 साल तक परी ऑपरेशनल, दूसरी 7 से लेकर 11 साल तक कंप्लीट ऑपरेशनल। और फोर्थ जो है वो फॉर्मल 11 टू 15 ईयर। अब ये सारी आपके सामने है, क्रोनोलॉजिकल है कि टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आल आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट कर रही हैं। और इसके अलावा ये जो है ना दूसरा जीन क्या है, ये इन्वायरमेंट को इग्नोर करता है, लेकिन जो हेरिडिटी है ये उसको अहमियत दे रहा होता है, ठीक है, विरासत को किसी को अहमियत दे रहा होता है। पहली स्टेज के अंदर आते हैं, सेंसरी के अंदर। सेंसरी यानी बच्चा जो सीखता है वो सेंसिव के जरिए सीखता है, ठीक है। सेंसिव स्टेज के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, तो बच्चा जो सीखता है लर्न फ्रॉम सेंसिव एंड एक्शन। तो सेंसिव आर टीचर, जो हमारे छोटा बच्चा है उसे गर्म भी लगता है, ठीक है, उसे ठंडा भी लगता है, वो चीजों का टेस्ट भी करता है, सुनता भी है, तो वो सेंसिव के जरिए नॉलेज को ले रहा होता है। इसके अंदर उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होती, दिमाग में इंटेलेक्चुअली वो साउंड नहीं होता। वो बस मोटर एक्टिविटी अपने जिसम के आजाद को हरकत करके, और एक्सप्लोरेटरी एक्शन, वो चीजों को एक्सप्लोर करता है। डिजिटल साइंटिस्ट कहते हैं कि हर चीज को तो क्यूरियस होता है, इसके लिए पढ़ाई छेड़ दो, इसके लिए इसको चेक करो, उसको चेक करो। आपको पता होगा जिनके घर में बच्ची है, ये कितने जो है ना वो दान, हम तो कहते हैं कि वो कहते हैं डिजिटल साइंटिस्ट। तो सेंसेस प्लस मोटर, यानी ठीक है, बदल इसको यानी हर चीज को उसने करके देखना होता है, ये बच्चे की आदत होती है। इसके अंदर एक होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं कि बच्चे के सामने एक खिलौना है, आप खामोशी से बच्चे के सामने जो खिलौना उठा के छुपा लेते हैं, तो बच्चा उस चीज को भूल जाता है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरे सामने वो कोई नई जो चीज होगी उसके अंदर महव हो जाएगा, यानी वो पुरानी चीज नहीं तलब करेगा। ये कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी अभी तक अचीव नहीं हुई। 0 से लेकर 8 माह तक बच्चे को ये पता नहीं होता, यानी 7वें 8वें महीने के बच्चे जो है ना, वो आप उसके सामने कुछ चीज से खेल रहा है, गिलास आपको चाहिए, अब जब तुम गिलास उसकी साइड पे कर लें और उसकी जगह पे उसके सामने जो है ना वो कोई और बर्तन रख दें, बच्चा उस नए बर्तन में खो जाएगा, वो जो पुराने बर्तन को भूल चुका होगा।
तो ये कहते हैं 9 से लेकर 11 माह के दौरान बच्चा जो है ना वो ऑब्जेक्ट परमानेंट से सीखना शुरू कर देता है। यानी अब अगर कोई चीज आउट ऑफ साइट उसके सामने से कोई हटाते हैं तो फिर वो आउट ऑफ माइंड नहीं जाएगी, बच्चा रोएगा कि मुझे मेरी चीज वापस की जाए, दूसरा लेवल की मुझे दी जाए। ठीक है। इसके अलावा डेफिनेट इमिटेशन कॉपी में टाइम बच्चा ऐसा ऐसा टाइम के साथ चीजों को कॉपी करना शुरू कर देता है। और उसके अलावा अपने एक्शन को जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सेंस स्टेज में क्या लिखा है कि यहाँ पे बच्चा अपने एक्शन को यूज करता है, अपनी हर बात सदमात से चीजों को सीख रहा होता है। इसी स्टेज के अंदर आ जाते हैं ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल तक की स्टेज है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और ये वो स्टेज है इसके अंदर अभी लॉजिक डेवलप नहीं हुई होती, यानी बच्चा अभी तक प्री लॉजिक होता है, लॉजिक डेवलप नहीं होती। इसके अंदर ये टोटल स्टेज भी कहते हैं। अभी छोटा बच्चा है उसमें जो यहाँ पे बाद में छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं, दिमाग का यहाँ भी इतना कोई इस्तेमाल कोई नहीं, दिमाग का इस्तेमाल हो भी तो लेकिन लॉजिक का इस्तेमाल नहीं है कि मुझे इसके वजह ये नुकसान हो जाएगा, ये चीज खराब हो जाएगी, वो चीज यहाँ पे डेवलप नहीं होती। बच्चा यहाँ पे ईगो सेंट्रिक वही सेल्फ सेंटर होता है, खुद से बातें करता है, ही थिंक व्हाट ही थिंक। अब वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसे बाकी भी सोच रहे हैं, जो चीज मुझे पसंद है ना वो बाकियों को भी पसंद है। तो इस तरह करके जो बच्चा ईगो सेंटर स्पीच के अंदर उसके सेल्फ सेंटर, ये नहीं बच्चा यहाँ पे अवॉइड करता है शेयरिंग से। और अगर बच्चे को आप कहते हैं ना तो बेटा वो आपकी मम्मा नहीं है वो, जैसे मिसाल 2 बेटे हैं मेरे, महद और तलहा, तो मैं अगर कहूँ कि वो महद या आपकी मम्मा नहीं तलहा की मम्मा है, तो महद जो है ना सदस्य हो जाएगा, नहीं ये मेरी मम्मा। तो वो अपनी माँ तक यानी किसी चीज को बच्चा शेयर करना पसंद नहीं करता, उसको अपनी चीज बहुत ज्यादा प्यारी होती है सेल्फ सेंटर। कंसंट्रेशन आर लेक ऑफ कंजर्वेशन। तो इससे कंसंट्रेशन बच्चा एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है। यानी इसके अंदर कंजर्वेशन करने वो आप देखिए ना वो यहाँ मैं मिसाल दूं कि आपके पास में बर्तन है, जूस आपके पास है, आप एक खुला गिलास है शीशे वाला उसके अंदर जूस डालते हैं, और एक बिल्कुल स्मार्ट सा गिलास है उसके अंदर जूस डालते हैं। स्मार्ट से गिलास के अंदर जूस डालते हैं तो वो ज्यादा लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, और दूसरे के अंदर फैल जाता है तो वो लगता है कि ये कम है। अब बच्चे को आप देंगे तो बच्चा वो जेड करेगा कि मुझे जो स्मार्ट गिलास है उसके अंदर लगे, और मुझे ये जो है ना इसमें थोड़ा लग रहा है। तो ये उसके अंदर बच्चा ये कंजर्वेशन नहीं कर सकता, उसके लिए चलता है कौन सी चीज ज्यादा या कम है। ठीक है। इसके अलावा इंट्यूशन बच्चा अपनी जो उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है ना, उसके ख्याल में आ रहा होता है उसको फॉलो करता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है कि बच्चा आपको बच्चे खिलौना देते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ के फ्राई कर फेर देते हैं, फिर बच्चों को जोड़ना नहीं आता, यानी किसी चीज को खराब करने की उनकी एक साइड पे, यानी किसी चीज को खराब कर लिया लेकिन किसी चीज को दोबारा जोड़ने के काबिल नहीं है। ठीक है। और इस तरह बच्चे जिद्दी होते हैं, इसके अंदर उनके पास कोई लॉजिक नहीं होती, बस उन्हें जिद करनी मुझे चाहिए, जैसे कहते हैं ना बच्चे लेटना वगैरह, ये इस तरह। इसके अलावा एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म ये होता है कि ये समझते हैं कि जैसे ना जैसे मेरी पसंद है वैसे बाकी की पसंद है, जो मुझे तकलीफ मिल रही है जितनी वैसे, जैसे होता है बच्चा वो दीवार जा रहा है, दीवार के साथ टकराया, अब वो एग्जाम दे दिया कि दीवार ने मुझे मारा है, तो वो दीवार को जो है ना वो कहेगा कि बाबा को कहेगा बाबा इसको मारे, इसने मुझे मारा है। तो मैं दीवार को कहूँगा हाँ तूने मेरे बेटे को मारा है, तो वो खुश हो जाएगा कि मेरे बाबा ने जो है ना दीवार को मार दिया। अब यानी इस तरह बच्चे के जहन के अंदर होता है कि छोटा डॉल है, अगर आप उसको डॉल को जो है ना वो थप्पड़ मार दें तो बच्चा रोने लग जाएगा कि मेरी डॉल को थप्पड़ मार दिया तो मेरी इतनी प्यारी है। अब वो अलग नहीं जानता कि वो बेजान है, उसके जो है वो तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह करके जो है ना ये बच्चा जा रहा है और किसी से वो क्या बोलते हैं खुदा लगा और वो गिर गया, तो वो हम कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को गिराया तो मैं उसको मारूंगा वो खुश हो जाएगा। तो ये एनिमिज्म होता है बच्चे के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट आ जाते हैं अगली स्टेज के अंदर, ये 7 से लेकर 11 साल तक है, इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन को। अब यहाँ पे बच्चे की इंडक्टिव थॉट, इंडक्टिव वो चीजें जो बच्चे के सामने मौजूद हैं उनसे जो है ना बच्चा जो है ना और हर चीज को बड़ी एग्जाम्पल के साथ वजाहत के साथ देखता है। लेकिन अगर बच्चों को आपने कोई चीज समझानी है तो आपको बड़ी डिटेल के अंदर उनको चीजें बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चा जो है ना वो इतना निचोड़ के खुद ब खुद उन चीजों को आप उसको रोल बता के समझ आ जाए, बल्कि बच्चे को बावर करवाना पड़ता है, उसको पहले बॉटम टू टॉप हाइपोथेसिस पहले देनी पड़ती है, फिर असूल बताने पड़ते हैं, नॉन टू अननोन पहले वो चीजें जो जानता है उसके साथ रिलेट करके अननोन चीजें बतानी पड़ती हैं। कंक्रीट थिंग चीजें सामने होती हैं उससे बच्चा जो है ना सीखता है। और इसके अंदर सीसीएस बोलते हैं कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन। यानी ये 3 चीजें जो है बच्चा इस एज के अंदर अचीव कर लेता है। कंजर्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने पिछले में बताया था कि गिलास छोटा हो गिलास बड़ा हो, यानी गिलास स्मार्ट हो गिलास थोड़ा खुला हो, तो बच्चा कहता है मुझे स्मार्ट गिलास के अंदर दो जिसके अंदर जूस मुझे ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि ये जो है ना गिलास का साइज जो है ना वो बड़ा छोटा है,
लेकिन जूस एक जैसा ही है। यानी कंजर्वेशन इसके अंदर 7 से लेकर 11 साल तक बच्चे में आ जाती है। क्लासिफिकेशन, चीजों को तकसीम करना, कि ये हर चीज को सेपरेट करना, ये छोटे डॉग हैं, ये बड़े डॉग हैं, ये फला चीज है, यानी हर चीज को सेपरेट करना, चीजों को अंडरस्टैंड कर क्लासीफाई करना, वो पता चल जाता है ननियाल है, ये दबियाल है। अच्छा, इसके अलावा सेरिएशन होती है, चीजों की तरतीब लगाना, संडे गार्डन डिसेंडिंग गार्डन, वो इसके अंदर पता चल जाता है कि ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी, ये इसको समझ आ जाती है। ठीक है, ये कंक्रीट हो गया। इरिवर्सिबिलिटी इतनी हो जाती है, इरिवर्सिबिलिटी इतनी ना कि बच्चा एक साइड, वन साइड काम करता है और दूसरी साइड उसको पता नहीं होता, बच्चा खिलौने को तोड़ देता है, खिलौने को जोड़ नहीं सकता। लेकिन इस एज के अंदर वो जो है ना, वो कुछ चीजों खराब करके कुछ जोड़ने की कोशिश भी करता है, ये अलग बात है कि जोड़ने में और खराब कर देता है। अच्छा, ट्रांसविजिबिलिटी, अब यहाँ पे उसे ये भी थोड़ी समझ आ जाती है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है ए से, इस तरह करके उसे चीजों की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। जैसे ये मेरा चाचू मामू है, ये मेरे दादा का भाई है, इस तरह करके ना उसे थोड़ी बहुत इन चीजों की समझ आ जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक चीज को इसके मुख्य एस्पेक्ट्स, इन चीजों को समझ लेता है कि ये चीज इस चीज की बनी है, इसका ये काम है, इस चीज के मुख्य एस्पेक्ट को समझ लेते हैं, काज और इफेक्ट इसकी समझ आ जाती है। फोर्थ स्टेज है इसकी। ये किसी को सवाल हो तो पूछिएगा साथ के साथ ही, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल स्टेज के अंदर हमारे पास 11 से लेकर 15 साल तक की जो एज है उसको फॉर्मल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। मुझे लग रहा था शायद इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब है। एक मिनट सर लैपटॉप आपकी से। आवाज पीछे नहीं आई। कब नहीं आई? अभी रुकी है कि बहुत टाइम से नहीं रुकी हुई है? सर, जो आपने ट्रांसडिविटी बताया है ना, उसके हाँ बाद हाँ। आपकी आवाज नहीं आई कि ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, उसके बाद आपकी आवाज आई नहीं है। चलिए ठीक, अब आ रही है। जी सर, अब आ रही है। सर बोलना ही है। हो सकता है वो कट गई होगी। मैं देख लेता हूँ ट्रांजिटिविटी कहाँ से, ट्रांजिटिविटी कंक्रीट वाले में। से बोलेंगे। जी जी सर, अच्छा यहाँ ठीक पे है, था ठीक है, नहीं, ठीक है। इससे आगे था। हाँ, मैं समझ गया। जैसे ट्रांजिटिविटी मैंने कहा है कि बच्चे को यहाँ पे ना चीज़ों की पहचान हो जाती है, जैसे हम 3 चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। अब ये तो बच्चे को पता चल गया कि ये फलां बड़ी है, फलां छोटी है। यहाँ 2-3 चीजें हैं ना, मैं कहता हूँ जैसे ए बड़ा है, ए बेहतर है बी से, बी बेहतर है सी से, तो इस तरह करके उसको 3-3 चीजों का रिलेशनशिप भी समझ आने लग जाता है इस एज के अंदर। ठीक है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, कि बच्चा एक चीज के मुख्य एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देता है कि ये बनी किस चीज की है, इसका काम क्या है, ये मुख्य एस्पेक्ट एक ही चीज के देखने के काबिल हो जाते हैं। बच्चे को किसी काम के, किसी के होने की वजह क्या है, और इसके जो है मतलब इसकी काज क्या बनी है और इसका असरात क्या होंगे, इस चीज की भी समझ आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फार्मल अप्रेजल स्टेज में। फार्मल अप्रेजल स्टेज के अंदर ये 11 से लेकर 15 साल तक की एज को फार्मल अप्रेजल स्टेज बोलते हैं। और ये इसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। डिडक्टिव क्या होता है, तो जिसके अंदर असूल पहले बताए जाते हैं, जो हमने इंडक्टिव डिडक्टिव का कंसेप्ट पढ़ा ही था। असूल पहले होती हैं और एग्जाम्पल बाद में होती हैं। यानी इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो हम पहले बात कर देते हैं। यानी बच्चे को अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट रूल बताओगे ना, तो बच्चा समझ जाएगा। बच्चे को हर चीज की वजाहत नहीं देनी पड़ेगी, नहीं ये इस वजह से है तो तभी हमें रूल बनाना पड़ता है, तो अगर ना बने तो ये नुकसान होगा, लेकिन डायरेक्ट बच्चे को रूल बता देंगे उसको समझ आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक, आइडिया टू ऑब्जर्वेशन, ये चीजें बच्चे को बताएं तो पता चल जाती है। दूसरी मेटाकॉग्निशन, यानी यहाँ अबाउट थिंकिंग अबाउट समवन थिंकिंग, किसी की सोच के ऊपर बात करनी, वो चीजें यानी फॉर्मल के अंदर ना वो चीजें जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो चीजें जिनको हम फॉर्मली यानी वो चीजें जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिन चीजों को जैसे हम अपने ख्याल में लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजों के मुतालिक सोचना, ये फॉर्मल स्टेज के अंदर होता है। अपनी जात को पहचानना, अपनी कमी कोताहियों को समझना, ये सारी इसके अंदर आती है। इसके अलावा इस एज के अंदर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो मुख्तलिफ जबानें बोल भी सकता है, यानी 3-4 जबानें बच्चा बोल भी सकता है। बच्चा उनके अंदर बात को समझ और गुफ्तगू कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, किसी का मसला हल करना सोच समझ के, किसी क्रिटिकल सिचुएशन को एनालिसिस करना, ये सारी चीजें उसके अंदर जो बच्चे की आ गई होती हैं फॉर्मल स्टेज में।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो चीजें वो जो इसके सामने नहीं है, इनविजिबल है, उनसे मतलब मिसाल मैं कहता हूँ कि यार ये याद है फलां दोस्त से मिले थे, उसके पास बाईसाइकिल था। अब वो बाईसाइकिल सामने नहीं है, वो बंदा सामने नहीं है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर अपने जहन के अंदर नक्शा बना लेते हैं, हाँ यार उसके पास वो मोटरसाइकिल था, वो रंग का था। तो अब वो जो चीजें हम हमारे सामने मौजूद नहीं है, फिर भी हम उसको मतलब सोच समझ रहे हैं, उसके माइंड में लेके आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, हर चीज को जो है वो हम इसके अंदर क्या है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग से मुराद ये होता है कि वो हाइपोथेसिस की तरह है, प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन जैसे होता है, यानी ये चीज का वजूद है कि नहीं है, टेस्ट के बगैर हम कोई मफरूज नहीं दे सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग, हमने लॉजिकल रीजनिंग इसको देख लीजिएगा। जीन प्याजे की लिमिटेशन क्या है, ये हम उसको वेगोट्री पूरी करने के बाद देखेंगे कि जीन प्याजे की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई अप्लाई किया जा सकता है, यही कंस्ट्रक्टर्स की बात करता है कि बच्चे अपना खुद नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो ये डिस्कवरी, लर्निंग, प्रोजेक्ट मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे यही जीन प्याजे की थ्योरी में आते हैं। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है। प्याजे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखता है, और ये कहता है कि करिकुलम जो है वो अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए, और इसकी जो रेडीनेस टू लर्न है वो एज के अकॉर्डिंग है, जबकि थर्ड टाइप जो है वो वैसे मोटिवेशन के अकॉर्डिंग है। ये कुछ सवाल भी हैं, अगर इनको आप एज ए प्रैक्टिस आपने देखे नहीं है सब सवालों के, कुछ ही सवाल की समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा बाद में। अब हम आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि लेविगोट्स्की ने दी थी। अब इस थ्योरी को, ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो लेविगोट्स्की है, ये रशिया का था, ठीक है। इसका लेव समयोनोविच, जो भी मतलब नाम है, आप व्यवस्थी याद रख लें, इतना मुश्किल। अच्छा, वो था रेडिकल कंस्ट्रक्टर था, ये है सोशल कंस्ट्रक्टर। ये कहता है बच्चा नॉलेज अपना खुद बनाता है, लेकिन वो नॉलेज बनाता है सोसाइटी से, ठीक है। वो कहता था नॉलेज बच्चा खुद बनाता है, ये कहता है सोसाइटी से नॉलेज बनाता है। और ये सोशियो कल्चरल स्टफ को फोकस करते हैं। और इसके अलावा जो 1934 के अंदर इसकी जो है वो डेथ हुई थी, और टीबी इसकी मर्ज की जिसकी वजह से डेथ हुई थी। ये जो थ्योरी है सोशल तो बहुत ये कहता है कि बच्चे की सारी लर्निंग जो है ना वो सोसाइटी से होती है। ये दूसरे से बच्चा जो है ना वो सीखता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, दूसरे के बिहेवियर को देखता है, अपनी जिंदगी के अंदर लेके आता है। दो तरह के लेवल है, सोशल इंडिविजुअल। सोशल ये है लोगों से सीखना, इंडिविजुअल ये है कि वो कॉग्निटिव अपनी जहन की जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ती है उस तरह सीखना, ज्यादा फोकस सोशल को ही करता है, ठीक है। कहता है सोशल लर्निंग पहले होती है, कॉग्निटिव लर्निंग बाद में होती है। और जबकि जिन चार्जेस जो है सोशल लर्निंग की आती है, वो कहता है पहले कॉग्निटिव लर्निंग होती है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन कोई नहीं वैसे करने की जरूरत है, जहन में रखने, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। तो कोई चीज़ हमें सीखनी है, पहले हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे, फिर अपनी सेंसेस को उसके लिए तैयार करेंगे, फिर उसको मतलब परसेप्शन बनाएंगे, फिर अपनी मेमोरी के अंदर लेके आएंगे, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका SCL इसकी थ्योरी को भी कहते हैं, ये जो है ना सोशल कल्चर लैंग्वेज, इसकी थ्योरी जो है SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज, तो ये इसकी थ्योरी का SCL भी जो बोलते हैं। रोबोट्स की जो है 1896 से लेकर 1934 तक इसका जो है टाइम रहा, और 35 साल की उम्र में ये इसकी डेथ हुई, ठीक है। और इसके अलावा चार्जर सेट चिल्ड्रन लर्न विद एज, चार्जर कहता है कि बच्चे एज के साथ सीखते हैं, मगर गलत भी कहता है कि बच्चे जो है एज का ताल्लुक नहीं है, ये हम इसको बात बाद में करते हैं। अच्छा, रोबोट्स कहता है कि लैंग बच्चा जो है ना वो उसके लैंग्वेज पहले आती है, पहले वो बोलना सीखता है, फिर उसके जेल में ख्यालात आते हैं। जबकि जो प्याजे था ना वो कहता था कि पहले बच्चे के जेल के अंदर ख्याल आएंगे, थॉट फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी प्याजे कहता है थॉट पहले फिर लैंग्वेज, जबकि रोगोस्की कहता है कि पहले बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी, फिर उसके अंदर जो है वो बातें आएंगी, फिर वो गुफ्तगू करेगा, फिर ये बाद में आता है। इसके अलावा इसमें वो जो इगोसेंट्रिक स्टेज वहां पे पवित्र था, यहाँ पे इसके कहता है कि बच्चा तीन तरह की खुद से बातें करता है। पहले कहता है सोशल स्किल, दूसरा प्राइवेट, तीसरा साइलेंट इन सोशल स्किल ये होता है कि छोटा बच्चा है भाई अपनी कोई बात वो बातें कर रहा होता है सबसे, कि लोगों से बातें करना, 0 से लेकर 2 साल तक वो बाकियों से बातें कर रहा होता है। उससे कोई बात सोचनी भी होती है ना, वो सोचता है दूसरों से बात करके। प्राइवेट स्पीच के अंदर बच्चा जो है खुद के साथ बातें करता है, अपने यानी अपने आप को साथ समझा रहा होता है, ये मट्टी का है, ये फलां चीज का, खुद से बातें कर रहा होता है। और इसके अलावा जो साइलेंट इनर स्पीच के अंदर एक बंदा बड़ा हो जाता है ना, और अपने इनर से अपनी जो है वो अपनी आप को खुद ही सुनता है, अपने आप को साइलेंट इनर स्पीच, अपनी जात से बातें करना, ठीक है, खुद को खुद सेल्फ रेगुलेट करना। जैसे मैं किसी काम गया हूँ और वहां पे जाकर मैं सोचने लग जाता हूँ कि ये काम ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, खुद से बातें करना, तो इनर स्पीच के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास इसके जो है तीन एरिया, जिसे बोले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, सब फोल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। ये एक ग्राफ, ये वाली शक्ल देखिए,
अब इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे जो दरमियान वाला लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी इसमें तीन स्टेजेस है, तीन दायरे हैं। पहले दायरे के अंदर देखें कि एक चीज जो है वो मैं जानता हूँ, ठीक है, एक चीज एक मसला है, एक चीज कुछ है, इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है, तो वो है। फिर वो जो दूसरा सर्कल है, इसके अंदर जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यानी यहाँ पे वो एरिया है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी की गाइडेंस चाहिए। और तीसरा एरिया वो है जो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, इसको हम तीसरा, यानी किसी की मदद को करे भी सही तो मैं तब भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम जेड पीडी, यानी वो एरिया, वो चीज जो हम जानते हैं और वो चीज जो हम जान सकते हैं किसी की मदद से, इस सारे को यून ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एरिया इन विच वी कैन नो, यानी वो एरिया जो हम जान सकते हैं। और इफ ही वांट मोर, ही नीड मोर हेल्प, अगर हमें और जानना चाहते हैं और मदद चाहिए होगी, तो ये इस तरह बोलते हैं। और स्टफ होल्डर जिसे कहते हैं कि वो बंदा जो हमें, यानी इस एक जो पिछली थी, यहाँ ये दरमियान वाला लर्नर कैन डू अनडेडेड, यहाँ से अगली स्टेज के अंदर जाने के लिए जो मदद करता है, जो मदद होती है, उसे स्टफ होल्डिंग कहते हैं। स्टफ होल्डिंग होती है जेड पी डी, यानी टू गो टू अवर जेड पी डी आर टू अचीव जेड पी डी एरिया, यानी जेड पी एरिया के दूसरा एरिया है उसको अचीव करने के लिए जो कोई हमें मदद करता है। तो जैसे मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो शुरू में जो है ना, लेकिन नहीं चलाता, चलाना मुझे नहीं आता, लेकिन चला सकता हूँ, मेरी अब पाँव जो है वो पेडल पे पहुंचते हैं। अब कोई मुझे साइकिल पीछे पकड़ता है और मुझे सिखाता है, और वो जो पीछे से मुझे असिस्ट असिस्टेंट कर रहा होगा, मुझे हिंट दे रहा होगा, मुझे जो है ना वो चलाने का तरीका बता रहा होगा, वो उसका फोल्डिंग करता है, टेम्परेरी हेल्प होती है। जब कोई बंदा वो ट्रैक पे चढ़ जाता है तो फिर से वो हेल्प वापस चली जाती है। यानी उस्ताद हमें एग्जाम्पल समझाता है रियाजी की बचत करने के लिए, और वो एग्जाम्पल समझाता है, बाद में से मैं खुद कर लेता हूँ, तो उसका एग्जाम्पल समझाना उसका फोल्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा एमक्यू, वो जो शख्स मदद कर रहा होता है, यानी वो नॉन जो है वो एमक्यू है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें उसका फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है उसे मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं जिन त्यागी और इसके अंदर। जीन त्यागी जो है वो डिसकंटिन्यूस बात करता है, डिसकंटिन्यूस मतलब 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, ये डिसकंटिन्यूस है। पहले एक स्टेज पूरी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जबकि ये कहते हैं रोबोट्स की चीजें चलती रहती हैं। वो कहता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा जो 3 साल की उम्र में उसने अचीव करना हो 2 साल में कर ले, कोई हो सकता है 2 बारी 4 साल में करे। तो कहता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है रोबोट्स, जबकि जीन त्यागे कहता है कि ये डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा जो है वगोट्सकी के जिन त्यागे वो कहता है कि एज होना जरूरी है लर्निंग के लिए, यानी स्पेसिफिक एज। जैसे वगोट्सकी कहता है हो सकता है कि एज जो है ना ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई बंदा जल्दी लर्न कर लेता है, कोई लेट लर्न करता है। इसके अलावा लैंग्वेज जो है वो, जो त्यागी है वो लैंग्वेज तो स्टैंड इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं थॉट पहले आती है लैंग्वेज बाद में आती है, जबकि वगोट्सकी कहता है कि पहले जो है वो लैंग्वेज होगी फिर थॉट आएंगे। इसी तरह वो इगोसेंट्रिक की बात करता है, ये जो त्यागी है, और वो बात करते हैं प्राइवेट और इनर स्पीच की बात करते हैं। ये हमारी थी जीन त्यागी की थ्योरी और रोबोट की थ्योरी। ये वाले सवाल आप लोग कर लीजिएगा एज ए प्रैक्टिस। अब इसके आज वाली जीन त्यागी की थ्योरी और कॉग्निटिव जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 3 मिनट है बाकी। जी दोस्तों। थैंक यू सर, इतना मुश्किल नहीं था आज एक्सक्यूज का मी टॉपिक। सर। हाँ जी। सर ये विगोस्टी की थ्योरी सिंपल सी थोड़ी सी रिपीट कर दें। जी सर, मुझे भी समझ नहीं रोबोट, आई। अच्छा रोबोटिक की थ्योरी के अंदर ना आपने 3 बातें ध्यान में रखनी है, जेड पी डी, सब फोल्डिंग, एम क्यू। एम क्यू, अच्छा जेड पी डी पहले देखें, जेड पी डी के अंदर 3 फेज हैं, ठीक है। 3 फेज, पहला फेज ये है कि कोई चीज मुझे आती है, यानी ये चीज मुझे आती है। दूसरा फेज ये हो गया कि कोई चीज मैं कर सकता हूँ, आ सकती है, लेकिन कोई मुझे थोड़ी मदद कर देना तो कभी मेरी से होगी। तीसरा फेज है मैं कर ही नहीं सकता, मेरी तो मदद कर तब भी नहीं कर सकती। 3 फेज याद होगा, यानी पहला कि कोई चीज मुझे आती है, दूसरे फेज में मैं, मुझे आ जाएगी लेकिन कोई मेरी मदद कर दे, तीसरे फेज में ये है कि मैं कर ही नहीं सकता। अब वो इसको कहते हैं जेड पीडी, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन माई पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल आई कैन डू, यानी ये डिफरेंस है कि जो चीज मैं जानता हूँ और जो चीज मैं जान सकता हूँ, इसे जेड पीडी बोलते हैं। दूसरी साइड पे जो मुझे उस एरिया में जाने के लिए जहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ किसी की मदद से, जो बंदा जो मुझे मदद फराहम की जा रही होगी, उसका फोल्डिंग बोलेंगे। यानी जो मुझे हिंट मिलेगा या कोई मुझे क्लू दे, कोई मुझे मदद करेगा, कोई मेरा जैसे करियर पकड़ के मोटरसाइकिल मुझे चलाना सिखाता है, मुझे मोटरसाइकिल कार सिखाता है, तो जो ये काम हो रहा होगा, मुझे जो सिखाया जा रहा होगा, तो इसका फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है,
कि जब कोई बंदा ट्रैक पे चढ़ गया, उसे चीज आ जाए तो वो वापस ले लेंगे। तीसरा है हमारे पास MQ, वो बंदा जो सिखाने वाला होता है, इसका फोल्डिंग तो वो मदद है जो टेम्परेरी मिलती है। और जो मोर MQ कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, वो बंदा जो मुझे ये कार चलाना सिखाता है, जो मुझे साइकिल चलाना सिखाता है, जो मुझे रियाजी का सवाल करना सिखाता है, तो ये MQ हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? जी सर। मतलब सर ये जो MKO आपने सर बताया है, MKO हाँ मोर जी, नॉलेज अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कि यानी वो जो बंदा बंदा कार या जो साइकिल मुझसे से नॉलेज में ज्यादा है। मतलब चलाना। हाँ, जो मोर जी, नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जो बंदा नॉलेज में मुझसे ज्यादा है, यानी मुझे ज्यादा वही है, बंदा सिखा रहा होगा ना जो नॉलेज से मुझसे ज्यादा होगा। जिसके पास यानी वो बंदा जो मुझे नॉलेज स्कप ज्यादा फोल्ड, होगा। हाँ, जो मुझे स्कप फोल्डिंग दे रहा होगा ना, स्कप फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, यानी आरजी मदद करना, उसका फोल्डिंग है। जो बंदा मेरी आरजी मदद कर रहा होगा उसे मैं कहूंगा ये MKO है। ये ठीक है, MQ होगा सर। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वो बंदा जो मुझे उसका फोल्डिंग दे रहा होगा वो MKO होगा। MQ एक आरजी हेल्प जी, है, आरजी मदद है। अच्छा। और सर ये ZPD जेड आपने वो जोन बताया ऑफ कि जिसमें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसके अंदर मैंने जी जी आपको 3 सर्कल ये दिखाए थे कि ये देखें कि लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी वो एरिया जो मुझे पता है, ये चीजें मुझे आती हैं। जी ये दूसरा एरिया, ये मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे कोई मदद कर देना तो मैं कर लूंगा, तो वो जो मदद जी मिलेगी जी वो उसका फोल्डिंग होगी। और जो वो मदद जी कर रहा जी होगा वो MQ होगा। ठीक है, यानी इस एरिया, जी जी इस दूसरे एरिया में जाने के लिए जो मेरी मदद होगी वो उसका फोल्डिंग होगी। मदद का नाम उसका फोल्ड यानी टेम्परेरी हेल्प, आर्जी तौर पे मुझे धक्का लगाना, तो इसको बोलेंगे। ठीक है, और सर चलें एंड इस वाला जो सर्कल है, एंड वाला ये मैं कर ही नहीं सकता, यानी मेरी पहुंच नहीं